मॉल मार्केटिंग इज समथिंग अ वेरी निश। हर कोई मॉल मार्केटिंग के बारे में कभी सोचता नहीं है, एंड स्पेशली जब मैं फर्स्ट जॉब पे गई थी तो मैंने मॉल ही पहली बार देखा था। और मेरे ख्याल से अमृतसर की जनता, अमृतसर के लोग बहुत दिल से उस प्रॉपर्टी को, उस नाम को प्यार करते हैं। अल्फा वन एक थीम सॉन्ग भी बनाया था हमने, अभी एलान पे दोबारा रिनोवेट हो रहा है। दे आर रेडी फॉर न्यू कॉम्पिटिशंस, दे आर रेडी फॉर न्यू एज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जो कस्टमर्स की नई एक्सपेक्टेशंस हैं उनको वो पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जब हम मॉल मार्केटिंग में होते हैं, हम मार्केटिंग में होते हैं, सो यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल। मिलने का मौका तो मिलता ही। दिलजीत की पहली जो मूवी थी जट एंड जूलियट 1 आई बिलीव, उसका प्रमोशन था, तो हमारे ऑफिस में कॉफ़ी पी के गए साथ में। तो वो आज मुझे लगता है कि वो फोटोज होनी चाहिए थी। मुझे आदत ही नहीं थी कभी फोटो खींचने किसी भी स्टार के साथ। दीपी ग्रेवाल के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं खड़ा हुआ था और वो बगल में खड़े हुए थे, तो किसी ने हमारी टीम से ही, मतलब कोई सरदार जी थे, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि मुझे खुद को नहीं अच्छा लगा। बोले सर हीरो तो आप लग रहे हो। तो एनुअल इवेंट कराते थे, पूरे मॉल का स्टाफ होता था। करेक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे क्यों चीफ गेस्ट बुलाया आपने? बहुत सारे मॉल्स खुल गए हैं। मॉल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है और यंगस्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एक मॉल जब खुलता है तो कम से कम 1000, 1200, 1500 लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है मिनिमम। छोटा मॉल, बड़े मॉल में 4-5 हजार की तादाद में भी लोग काम करते हैं। बहुत लोग मॉल नहीं जाते, उनको यही लगता है कि पैसे तो है नहीं, तो इतने बड़े ब्रांड से हमने खरीदना कैसा है। हम ना बहुत सुनते हैं मॉल बड़ा चल रहा है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा, सेल नहीं इतनी निकल रही। ये इतना कॉमन टर्म है, इतना कॉमन टर्म है, बट वी हैव नॉट सीन दिस इन नेक्सस, इन अल्फा वन मॉल चली जा रहा है। नहीं, अपने चैलेंजेस होते हैं, वो ब्रांड्स के इंडिविजुअल चैलेंजेस होते हैं। कई बार क्या होता है कि मॉल एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, उसकी वजह से ब्रांड नहीं चलता। कई बार ये होता है कि वो ब्रांड खुद उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके मर्चेंडाइज में प्रॉब्लम है। तो वीआर मॉल की बात करते हैं, ठीक है। सो पंजाब को जरूरत थी इतने बड़े मॉल की। Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Tangra show, and today we are here with a special episode on mall marketing. So I have with me Avnish Kumar Singh. So sir founder हैं Raindrop Event Craft के and Icy Flame Cafe के, और सर को 20 years plus experience है मॉल मार्केटिंग में, इवेंट मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में। So कहने का मतलब ये है कि मेरा भी जो बैकग्राउंड था वो फर्स्ट जॉब थी, वो मॉल से शुरू हुई थी, एंड सर वाज माय वन ऑफ अ सीनियर टू सीनियर पर्सन इन द मॉल। सो सर बहुत खुशी हो रही है आपको इस शो में इनवाइट करके, एंड आई थिंक जैसे मैंने आपसे बहुत सीखा है, सो मेरी ऑडियंस भी आज आपसे सीखेगी। थैंक यू सो मच मनदीप, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग दिस शो। आई मस्ट से दैट योर जर्नी वाज वेरी हम्बल, बट what you have achieved is amazing. I wish that this journey that we have started अपने इस एपिसोड के थ्रू जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए हम एक अच्छा मैसेज दे सके और उनको मोटिवेट कर सके। So मॉल मार्केटिंग इज समथिंग अ वेरी निश। हर कोई मॉल मार्केटिंग के बारे में कभी सोचता नहीं है, एंड स्पेशली मॉल के अंदर कैसी टीम होती है, कैसे लोग काम करते हैं, एंड हाउ दे मैनेज हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स, लैक्स ऑफ पीपल विजिटिंग एवरी मंथ। सो वो सारी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो सर से हम पूछते हैं कि जैसे ही हैज अ बैकग्राउंड फ्रॉम लखनऊ, राइट? सो लखनऊ से पूरी जर्नी तो नहीं पूछेंगे क्योंकि हमने मॉल मार्केटिंग पे ज्यादा बात करनी है, बट ये कि हाउ यू एंटर्ड इनटू मॉल मार्केटिंग या इस काइंड की जॉब में आपने कैसे फर्स्ट एंट्री कैसे हुई, उसके पहले बट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब मैं फर्स्ट जॉब पे गई थी तो मैंने मॉल ही पहली बार देखा था।
ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था. Actually 20 years mall marketing में तो नहीं, but 15 years in mall marketing. For 5 years I started my career with pharma retailing. तो कहीं ना कहीं मॉल के बारे में, रिटेल चेन्स के बारे में पढ़ते और जानते रहते थे, काम करते थे हम. मैं इमेजेस 2008-2009 में रिसेशन आया था, आपको पता होगा, और हमारी पूरी टीम timesjobs.com में था मैं, जहाँ से मतलब बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे, और IT वाज द इंडस्ट्री वी यूज्ड टू सर्व. बट कहीं ना कहीं शायद किस्मत में था, रिसेशन के बाद एक इंडियन रिटेल के ऊपर एक रिसर्च बुक थी, जिसके पीछे GD सिंह जो उनके ऑथर थे, और उनका नंबर भी लिखा हुआ था. जनरली मेल आईडीज और नंबर्स होते हैं. तो क्योंकि उस टाइम पे हम देख रहे थे कि कोई दूसरी जॉब मिल जाए, रिसेशन में IT इंडस्ट्री, तो BPO वाज कम्प्लीटली शट. तो वहाँ से इमेजेस रिटेल ज्वाइन किया, और इमेजेस के बाद फिर मॉल की तरफ रुख हुआ. 2010 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. आई वाज वेरी यंग, joined as assistant manager in Amritsar, and then rest of the journey you know. I was fortunate to be part of the launch team. Yep. और जब किसी मॉल को आप लॉन्च करते हो तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप सीखते हो, नॉट ओनली अबाउट द मार्केटिंग इवेंट्स बट ऑल्सो अबाउट डिफरेंट segments, different departments of the mall. Right. So I was very fortunate. So first job सर की रही, जिसको हम पहले कहते थे अल्फा वन मॉल अमृतसर, एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट. सो हमारी हम दोनों की फाउंडेशन भी, हमारे दोस्ती की फाउंडेशन आप लगा लें कि वहां से ही शुरू हुई. बट लाइक ही वाज द मार्केटिंग हेड फॉर द मॉल एंड आई वाज वर्किंग जस्ट इन अ रिटेल आउटलेट देयर. तो हम बस मार्केटिंग जो था वो हमारे दोनों का कह सकते हैं कि एक कॉमन चीज थी. सो अल्फा वन मॉल में कितने साल काम किया आपने? अल्फा में 8 साल, जिसमें से 6 साल अल्फा वन की टीम के साथ और 2 साल नेक्सस की टीम, नेक्सस ने टेक ओवर किया 2016 में. सो अल्फा वन की बहुत ही लार्ज टीम थी. कितनी टीम थी जब मॉल पूरा पीक पे था, तो कितनी टीम थी वैसे? हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट भी हमारी अपनी खुद की थी, तो करीब 350 की स्ट्रेंथ थी. 350 लोग काम करते थे. जी जी जी. सो अल्फा वन मॉल इज अ एग्जांपल फॉर स्पेशली इन पंजाब. उसको नेक्सस ने पहले ब्लैकस्टोन ने खरीदा, आई थिंक ब्लैकस्टोन ही सेम ही है, ठीक है. तो उन्होंने इट्स कोई बहुत ही प्राइम फैंटास्टिक चीज हो तभी ऐसी डील होती है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब ब्लैकस्टोन की टीम ने विजिट किया, एंड सारा क्रेडिट मॉल टीम को जाता है, ऑपरेशंस टीम को जाता है, और विजन को जाता है जो हमारे मैनेजमेंट का था. आई थिंक वी वर द फर्स्ट मॉल इन इंडिया जिसमें ब्लैकस्टोन ने इन्वेस्ट किया था. और जब ब्लैकस्टोन की टीम आई तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि ब्लैकस्टोन की टीम है. एक्साइटेड भी थे और नर्वस भी थे, डर भी रहे थे कि कहीं हमारी जॉब्स न चली जाए. बट जब वो आए तो हमारे जो फैसिलिटी हेड थे उन्होंने बोला कि हम उनको फ्रंट एरिया नहीं दिखाएंगे, हम सबसे पहले उनको प्लांट रूम ले जाएंगे. और प्लांट रूम और जो हमारा फूड कोर्ट का पीछे का एरिया होता है, मॉल जनरली आपने रेस्टोरेंट में भी देखा होगा, पीछे किचन में गंदगी होती है उसके, और साफ सफाई हाइजीन मेंटेन नहीं होता है जनरली. अब चाहे 5 स्टार में भी चले जाओ. बट वो दंग रह गए जब वो आए, उन्होंने प्लांट रूम देखा. नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल. मतलब वो प्लांट रूम ऐसा था कि आप आराम से वहां पे सो भी सकते हैं. फूड कोर्ट के जो पीछे का एरिया था वो भी इतना क्लीन था, हाइजीनिक, कि और वो ऐसा नहीं है कि उनकी विजिट के लिए प्रिपेयर हुआ. वो रैंडम था. बिल्कुल बिल्कुल. वो बिल्कुल रैंडम था. और विजिट भी बहुत ही मतलब 1 दिन के नोटिस पे ही हुआ था. तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आप मेस आपने क्रिएट कर रखा है तो 1 दिन में कुछ नहीं हो सकता है. बट वो क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस थी, दे वर सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने मॉल का राउंड तो लिया, लेकिन वो पहले ही कन्विंस हो चुके थे कि ये मॉल हमने इन्वेस्ट करना है इसमें. एंड देन दे टुक ओवर अल्फा वन अहमदाबाद. मुझे वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अल्फा वन अहमदाबाद लॉन्च करें. हमने काफी रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया,
अहमदाबाद वाज नोन एज ग्रेवयार्ड्स ऑफ मॉल्स। उसके पहले कभी भी अहमदाबाद में कोई मॉल सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ऑल्दो मॉल के साइज बड़े थे, बहुत अच्छी डिजाइन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें मॉल मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाई, क्योंकि हमने उस पर काम किया। हमको समझना था कि यहाँ पे मॉल चल क्यों नहीं रहे। तो हमने करीब 2 या 3 राउंड रिसर्च किए, जिसमें ENY ने रिसर्च किया, हमारी अपनी टीम ने काफी काम किया। फिर हमने स्टूडेंट्स को लिया, एक बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए, जो यंगस्टर्स आते हैं उनके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं सुनाऊंगा। तो इस तरीके से मॉल जर्नी स्टार्ट हुई, मॉल के बारे में सीखने को मिला। आपने जो पोजीशनिंग की उसकी, आज भी सबके मुंह से अल्फा वन ही निकलता है, राइट? और नेक्सस मॉल अमृतसर, कहते हैं कि जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो ना तो फिर कोई हिला नहीं सकता। एंड people like you, there were like many other team members जो अब वहां पे नहीं है, बट वो कहते हैं कि फाउंडेशन आपने बनाई है। मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज भी विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अल्फा वन मॉल या नेक्सस मॉल कोई भी वैसी प्रॉपर्टी नहीं है जितना वहां पे क्राउड है, जितने अच्छे ब्रांड्स वहां पे, और जितना मेंटेन्ड वो है। सो कई बार हम देखते हैं कि विद इन 2 years 3 years हम लाइटली ले लेते हैं मॉल की, हमारा मॉल तो चल गया, ठीक है ना। हम रोज ही डिस्कस करते हैं कितने मॉल्स हैं कि जो बंद हो गए हैं, और कितनों को आज प्राउड है कि हम पता नहीं कहाँ पे हैं, ठीक है। बट आपने एक, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग फंड्स इज अ सेकेंडरी थिंग, फंड्स कुड बी अरेंज्ड, इट्स मोर अबाउट आइडियाज एंड मतलब यू हैव डन अ वंडरफुल वर्क। जब हम अल्फा वन की बात करते हैं, nobody can deny that. So what do you feel, how important is the foundation? Initial years जो 2 3 4 साल मॉल के थे वो कैसे थे, and how important is the continuity in the same thing? देखो, अल्फा वन के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन डेडिकेशन था, पूरी टीम का डेडिकेशन, चाहे वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो, टेक्निकल हो, मार्केटिंग हो, और उसके पीछे जो विजन था। हमने मार्केटिंग को मार्केटिंग टूल की तरह नहीं यूज किया, मार्केटिंग हमने करी इमोशनल क्वोशंट पे। हमने हमेशा बात की, इमोशनल कनेक्ट की, और मेरे ख्याल से अमृतसर की जनता, अमृतसर के लोग बहुत दिल से उस प्रॉपर्टी को, उस नाम को प्यार करते हैं। अल्फा वन एक थीम सॉन्ग भी बनाया था हमने 5 साल लगातार अमृतसर स्पार्कलिंग करके एक CSR इनिशिएटिव लिया था, जिसको हमें एशिया सिंगापुर में हमें अवार्ड मिला था उसके लिए, बेस्ट CSR प्रैक्टिस इन इंडिया बाय एनी मॉल। सो ये विजन था, और कहीं ना कहीं लोगों से जो जुड़ाव इनिशिएट हमने किया, जुड़ाव रखने का, उसकी वजह से वो आज की डेट में, अगर आप उसका एग्जांपल दे रहे हो, तो वो उसी वजह से है, क्योंकि हमने बहुत काम किया। वहाँ की जो हमारा CRM, मेरे ख्याल से पहला मॉल ऐसा रहा होगा जिसने CRM के ऊपर 2 घंटे का मॉड्यूल डेवलप किया, और सिर्फ हमारे CRM टीम के लिए नहीं था, वो रिटेलर्स के लिए भी था। तो हमने रिटेलर्स को भी, तो रिटेलर्स के, बेसिकली मॉल एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है और माइक्रो इकोनॉमी है। तो मॉल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट्स अ माइक्रो इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में क्या होता है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, उनके अलग अलग कैलेंडर्स हैं। अब मार्केटिंग की अगर बात करें तो हर ब्रांड के अलग मार्केटिंग कैलेंडर है, उनका अलग अप्रोच है, उनका अलग पोजीशनिंग है। तो आपका रोल एज अ मॉल डेवलपर, मॉल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? आप उन सब को एक साथ, अपने मार्केटिंग कैलेंडर के साथ, तो हमने बहुत कोशिश करी, नहीं होता है, और कहीं पे भी नहीं हो सकता है, बट उनको अलाइन करना एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस पे कि हमारा मॉल है, इसको कलेक्टिवली हमने आगे बढ़ाना है। दैट वाज द अप्रोच ऑफ मार्केटिंग। वो आप कहते हैं कि फाउंडेशन में या कंटिन्यूटी में, दोनों। वो फाउंडेशन वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस मॉल के अंदर इस तरीके का अप्रोच होगा, कलेक्टिव अप्रोच, कोलैबोरेटिव अप्रोच, रादर देन कॉम्पिटिटिव, करेक्ट, तो कभी भी वो मॉल जो है फेल नहीं हो सकता। तो बड़ा एक खास इंसिडेंट है,
जब हम अल्फा वन मॉल की बड़ी पीक सक्सेस पे चल रहे थे, एवरीथिंग वाज फिट एंड फाइन, दुनिया को पता चल गया कि अमृतसर में मॉल इतनी अच्छी ब्रांड जो पहली बार इंडिया में आया वो खरीद भी सकता है, एंड वी हैव अचीव्ड सो मच। तो हमारे वहाँ पे टाटा का ट्रिलियम खुल गया, राइट? सो टाटा का ट्रिलियम खुल गया, और टाटा के ट्रिलियम में सर को भी ऑफर आ गया, बिल्कुल ठीक है। सो वो इंसिडेंट मैं बड़े बड़े कॉलेजेस में भी जाके सुनाती हूँ, IIMs में, IITs में भी, दैट हम इतने परफॉर्मिंग मैनेजर थे और हमें एक इतने बड़े ब्रांड में शिफ्ट होने का मौका मिल रहा था, एंड यू डिनाइड इट। Yeah, I denied because I was emotionally attached with my brand that I created, along with my seniors and the colleagues. तो मेरे ख्याल से किसी ने भी टाटा ज्वाइन नहीं किया हमारी टीम से। एक या दो रहे होंगे, वो भी जूनियर लेवल पे। हम लोग इमोशनली इतना अटैच थे अल्फा से कि कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमें चेंज भी करना है। बट आज नहीं लोग ऐसा करते ना, वही इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर कॉम्पिटिटर थोड़ा सा भी बेटर ऑफर दे दे बड़ी जल्दी, हमने कंपटीशन खत्म भी कर दिया। हाँ, तो हमने वो तो खत्म ही हो गया ना। खत्म करने का मतलब ये है कि हमने डर गए थे सारे, क्योंकि टाटा जब आया बहुत अच्छे ब्रांड्स भी लेके आया, और उसका जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, अच्छे ब्रांड है। हाँ, मेडिकल एनक्लेव अमृतसर का बहुत पॉश एरिया है, पॉश एरिया वो सारा। तो हम सबको डर जरूर था, बट हम जानते थे कि हमने जो फाउंडेशन क्रिएट करी है, जो इमोशनल कनेक्ट है। फेसबुक पे कभी कोई नेगेटिव कमेंट देता था तो 100 पॉजिटिव कमेंट्स आते थे हमारे सपोर्ट में। मेरे ख्याल से पहला ऐसा मॉल हमारा था जिसके लिए लोग रिस्पॉन्ड करते थे, खड़े हो जाते थे। तो आपको फील आता है कि लोकल टीम ने एक इतने गुड ब्रांड को, भी बहुत अच्छा ब्रांड है, मतलब नहीं बस चलने दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ गलतियां उधर से भी थी। वो बहुत अच्छा पिक कर। So what is the reason? अगर आप वहां पे होते तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करते आप? फ्लॉज हैं उसमें। 2 विंग्स है। वर्टिकल मॉल पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हुए, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्लॉज भी थे, और कुछ मैनेजमेंट, जैसे हमारा हम बहुत ज्यादा मार्केटिंग में फोकस, इमोशनल कनेक्ट जैसे मैंने पहले बताया, फिर CSR, कभी उस तरीके के इनिशिएटिव उन्होंने लिया नहीं। उस सिटी का जुड़ाव हमारे साथ ऑलरेडी पहले से था। तो खासतौर से मेरा रोल ये था कि मैं मेंटेन करूं जो मैंने स्टार्ट किया था, और कहीं पे भी हमने डिविएट नहीं किया। तो जब ट्रिलियम आ गया और वो परफॉर्म करने लगा, तो व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप्स यू टुक इन अल्फा वन? मेरे ख्याल से क्योंकि फुटफॉल तो डिवाइड हुई होगी। देखो, सिर्फ लोगों का जुड़ाव नहीं था हमारे साथ, मेरे जो वेंडर्स थे, मेरे जो पार्टनर्स थे, मीडिया पार्टनर्स थे, दे वर ऑल लॉयल। और वो लॉयल्टी कोलैबोरेशन से आती है, साथ में काम करके आती है, और हमने पहले 5 साल काम कर लिया था उस मार्केट में। तो सिर्फ लोगों का दिल नहीं जीता था हमने, जो कोलैबोरेटर्स थे, जो हमारे वेंडर्स थे, जो हमारे एजेंसीज थी, वो भी हमारे लिए बहुत लॉयल थे। तो किसी ने उनका साथ दिया नहीं जिस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया। मीडिया का बहुत सपोर्ट होता है, लोकल वेंडर्स का बहुत सपोर्ट होता है, टीम का बहुत सपोर्ट होता है जो वहां पे काम कर रही है। तो वो हमें मिलता रहा। और मेरा पर्सनल जो रिलेशन था, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हो, चाहे वो मीडिया के साथ हो, आज भी हम ग्रुप में हैं। और अमृतसर के जो मेन ग्रुप्स हैं उसमें आज भी मैं हूँ, जबकि अमृतसर छोड़े हुए मुझे 7-8 साल हो गया। कभी भी कोई फंक्शन होता है तो मुझे बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं, और मेरा मैनेजमेंट इतना ओपन था कि दे अलाउड मी टू गो ऑल आउट, डू व्हाटएवर आई वांट, द वे आई वांट, मेकिंग श्योर कि हम कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करें। तो उस वजह से, और वो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखो तो नहीं हो पाता है। कभी इतनी फ्रीडम एम्प्लॉयज को मिलती ही नहीं है सोचने की, काम करने की अपनी तरीके से। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बोल्ड स्टेप्स लेने का मौका मिला, मैं डिसीजन ले सकता था। मेरे जो सेंटर डायरेक्टर थे, या जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट थे, डायरेक्टर्स थे, CEO थे, कभी उन्होंने टांग नहीं अड़ाई कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये कैसे कर रहे हो। उन्होंने देख लिया था कि 2-3 साल जिस तरीके से मैंने काम किया, मतलब मैं बोस्ट करने वाली बात नहीं है, बट मैं 24 आवर्स 36 आवर्स भी लगातार मैंने काम किया है। एक ऐसा इंसिडेंट आ गया था मॉल के लिए
कि और मेरा अर्ली 6 महीने के अंदर अंदर ये था। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसका एक टॉर्च बेयरिंग सेरेमनी होनी थी अमृतसर में और सिद्धू जी ने आना था। वो 3 दिन लगातार, क्योंकि एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस था, वो बैकआउट कर गया लास्ट मिनट पे और हमने वो टेक ओवर करना था। दैट इज व्हाट इज मार्केटिंग, डेडिकेशन। वन इज डेडिकेशन, टू हाउ यू मैनेज क्राइसिस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब क्राइसिस था तो उस टाइम पे जो लोकल टीम थी, लोकल सपोर्ट मैनेजमेंट, जो मुझे समझ में आया, हमने उनको इन्वॉल्व किया। जब आप लोगों को इन्वॉल्व करते हो तो उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, और उनको लगता है कि ये आदमी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो हमें कभी भी बैकआउट नहीं करना है। ठीक है। और वो दिल्ली से थी जो टीम बैकआउट कर गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब सबको साथ लेके चलते हैं तो विकास होता है। जब जॉब करते हैं या मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, या हम रिसेंटली मैंने देखा, ठीक है, अभी दिवाली जब निकली, बजट नहीं है हमारे पास, ठीक है, सो सारे कॉमन प्रॉब्लम। हाँ, मतलब आपने अपने टाइम पे, जब आप अल्फा 1 की बात करते हैं, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट था, आपने लंबा अरसा वहां पे काम किया है, कि डज इट मैटर कि आपको 6 महीने बजट मिला है और 6 महीने नहीं भी मिला, ठीक है, सो वेयर व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिएटिविटी देयर? तब हम क्या कर सकते हैं कि कई बार ना कस्टमर को भी फील हो जाता है, कस्टमर अपने साल के दिवाली का 30,000 खर्चने के लिए उस दिन मॉल में आता है, सारा साल पैसे जोड़ रहा है, ठीक है, या लाख रुपए खर्चने के लिए आता है, और जाके वो फील ही ना आए उसको, ठीक है, तो वो एक बड़ी इश्यू। तो ऐसा क्राइसिस जब होते हैं, मॉल्स जो है वो एक एक्सपीरियंस सेंटर की तरह ही देखे जाएंगे आगे चल के। अभी भी वो एक्सपीरियंस सेंटर ही है। 10 साल पहले या 7 साल पहले ये होता था कि मॉल घूमने जाना खरीदने है, की चीज, खरीदने के लिए जाना है, अदरवाइज ज्यादातर लोग नहीं जाते थे, उनको उतना। बट आज की डेट में लोगों को अगर बाहर निकलना है फैमिली को लेके, और एक ड्वेल टाइम 4 घंटे 5 घंटे का वहाँ पे चाहिए मॉल के अंदर, तो सिनेमा होता था, सिनेमा के बाद कुछ शॉपिंग होती थी, फूड होता था, ठीक है, आज भी वही है, बट उसका तरीका बदल गया है। वहाँ पे जब तक आप बेटर एक्सपीरियंस नहीं दे, हमारे टाइम पे जब हमने अल्फा में काम किया तो हमने फर्स्ट स्टेप कोई ले रहा है अंदर मॉल के अंदर, तो आपका गार्ड किस तरीके से ग्रीट करता है, आपकी सीआरएम टीम किस तरीके से, एट्रियम उसका कितना इंपॉर्टेंट था, एट्रियम कितना इंपॉर्टेंट है, प्लांटेशन है बाहर, ग्रीनरी है, फ्रेग्रेंस है, ये बहुत मैटर करता है मॉल को जो फर्स्ट एक्सपीरियंस देने के लिए। और वहीं से आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का, वो शुरू होता है, ठीक है। वो भले मैनेज हाउसकीपिंग, ऑपरेशंस और बाकी की टीम करती है, बट इट इज पार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। इट इज, जैसे एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में हम अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है तो लोग बोलते हैं कि इवेंट्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, डेकोर हो गए बड़े बड़े, मैं उसको वहां पे लिमिट नहीं करता। हम मॉल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, मॉल एज अ प्रोडक्ट, तो यहाँ से जो मैंने बताया फर्स्ट स्टेप कि कोई भी एंटर होता है तो पार्किंग से लेके जो गाड़ी ड्राइव हो कर रहा है, अंदर जा रहा है पार्किंग के, वहां से लेके वो लिफ्ट में किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, एंट्री पे कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से आपका गार्ड, किस तरीके से आपका हाउसकीपिंग स्टाफ बिहेव करता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा। मैं वही, आपने जो भी बताया कि जब हम आज भी नेक्सस मॉल या अल्फा 1 मॉल की एंट्री पे जाते हैं, आई थिंक इट्स द ओनली मॉल आई हैव सीन कि जिसकी एंट्री पे सारी तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स है। अभी आपने बात की ना, सो एवरीथिंग इज डन। अब तो मैं रिसेंटली गया था, अंदर वॉशरूम में भी पूरा ग्रीन, एंड दे आर लाइव प्लांट्स, आर्टिफिशियल कुछ भी वहां पे नहीं है, और उसको मेंटेन करना, सनलाइट जहाँ पे नहीं है उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोज टू द टीम that they continued under the leadership of the, आज भी नया लगता है वो, आज भी नया लगता है, बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मॉल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मॉल मार्केटिंग आज की डेट में सिर्फ टूल नहीं रह गया है, वैल्यूएशन का भी एक तरीका है। रेट अगर आपने सुना हो
रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैं बताना चाहूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये नया टर्म है इंडियन मॉल इंडस्ट्री के लिए, रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए खासतौर से, और जो यंगस्टर्स हैं, जो नए प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी पता होना चाहिए। तो रीट बेसिकली सेबी इसको रेगुलेट करता है, और रीट बिल्कुल वैसा है जैसे म्यूचुअल फंड होता है। तो आप रियल स्टेट का म्यूचुअल फंड बोल सकते हो रीट को। और रीट के अभी नेक्सस इज द फर्स्ट रीट। तो अब आपको ग्लोबल फंड्स मिल गए, ठीक है। आपको जब भी क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही रीट में इन्वेस्टर्स हैं। तो होता क्या है कि जो भी रिटेल डेस्टिनेशंस अभी बनेंगे या आगे बनने वाले हैं, अगर इसका इम्पैक्ट जो है, रीट का इम्पैक्ट रिटेल इंडस्ट्री पे ये होने वाला है कि जब भी आपको रिनोवेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, वो मिल जाता है इजीली। तो नेक्सस आपने देखा होगा कि जितने भी मॉल्स हैं वो सारे रिनोवेट हो रहे हैं। अभी एलांते दोबारा रिनोवेट हो रहा है। दे आर रेडी फॉर न्यू कॉम्पिटिशंस, दे आर रेडी फॉर न्यू एज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जो कस्टमर्स की नई एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको वो पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो इसलिए तैयार हैं, दे आर इनेबल्ड विद वन नॉलेज, दे हैव गुड नॉलेज, टू दे हैव गुड फंड्स। It is very important to create an experience that the new age customer or consumer wants. And we never called our customers, we always called them patrons. So it was in our habit कि हम पेट्रॉन्स ही बोलते थे। तो हमको पेट्रोनाइज कर रहे थे ना, पूरा अमृतसर पेट्रोनाइज कर रहा था। मैं जहां पे भी गया, वहां की जो लर्निंग है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने हैदराबाद में था, मैं हैदराबाद आई उसके स्टेट डायरेक्टर। तो पूरे मॉल में, मतलब 4 मॉल का पोर्टफोलियो था, वहां पे भी मैंने वही प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी जो मैंने बेसिक से सीखी, और सक्सेसफुल। राइट। सो जब हम मॉल मार्केटिंग में होते हैं, हम मार्केटिंग में होते हैं, सो यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो कुछ चेहरे शेयर करें कि आपकी जर्नी में आपको किस किस को मिलने का मौका मिला, एंड विद देम हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि आप सपोज बॉलीवुड से किसी को मिले हैं, कोई क्रिकेटर से मिले हैं, कुछ भी। सो द काइंड ऑफ पीपल यू मेट, नेम 3 to 4 people and then let us know the experience। वो भी सुन लेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा। मॉल मार्केटिंग बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा हूँ। पंजाबी इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, उनके साथ मिलने का मौका तो मिलता ही है। दिलजीत की पहली जो मूवी थी जट एंड जूलियट 1 आई बिलीव, उसका प्रमोशन था, तो हमारे ऑफिस में कॉफी पी के गए साथ में। तो वो आज मुझे लगता है कि वो फोटोज होनी चाहिए थी। मुझे आदत ही नहीं थी कभी फोटो खींचने की किसी भी स्टार के साथ। एक तो मैं बहुत लंबा उनके सामने होता था, और गिप्पी ग्रेवाल के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं खड़ा हुआ था और वो बगल में खड़े हुए थे, तो किसी ने हमारी टीम से ही, मतलब कोई सरदार जी थे, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि मुझे खुद को नहीं अच्छा लगा। बोले सर हीरो तो आप लग रहे हो। तो मुझे ऑकवर्ड होता था। बट यस, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मेरा सबसे प्राउड मोमेंट जो था, वो कोका कोला के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, और सिर्फ हमारा मॉल था जो इंडिया में उन्होंने विजिट किया। ताजमहल विजिट किया, गोल्डन टेम्पल और हमारा मॉल। और कोका कोला की टीम ने एक, जो लोकल टीम थी उनकी, उन्होंने एक मार्केटिंग एक्टिवेशन किया था। जो बड़े लोग होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं बहुत माइन्यूट चीजें, खासतौर से जब अपना खुद का ब्रांड हो। तो ही नोटिस्ड एवरीथिंग एंड देन ही रोट अ नोट दैट दिस इज द बेस्ट एक्टिवेशन आई हैव एवर सीन। उसी टाइम पे हमने वेस्पा का एक इनोवेशन किया था, एंड दैट इनोवेशन वाज सजेस्टेड बाय अस। वो एक अवार्ड के लिए भी खुशी एडवर्टाइजिंग, उन्होंने रिकमेंड भी किया था कि इसको हम अवार्ड के लिए भेजेंगे, बहुत अवार्ड विनिंग एडवर्टाइजिंग की है आपने। उन्होंने नोट लिखा और फिर वो पेन मुझे गिफ्ट किया। वो पेन आज भी मेरे पास है। वाओ। मैं ढूंढती हूं प्रेजेंट का नाम। प्राउड मोमेंट। आई जस्ट स्किप्ड हिज नेम, इट वाज लॉन्ग टाइम। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट था। फिर आज मुझे बहुत खुशी होती है कि हमने प्लेटफॉर्म दिए बहुत सारे टैलेंट्स को।
हमने मॉडल्स, सुपर मॉडल्स, श्रुति तुली अगर सुना होगा आपने, तो शी इज अ सुपर मॉडल टुडे. वी गेव द फर्स्ट स्टेज इन अमृतसर. हरगुन कौर, हरगुन तब मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास में थी जब उसके पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला कि सर अगर आपके यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा हो तो आप प्लीज इनको मौका दे, क्योंकि बोलने से थोड़ा हिचकिचाती है और गाना बहुत अच्छा है. मैंने अपने ऑफिस में ही उनका गाना सुना और आज शी इज चार्जिंग 6 लाख रुपीज फॉर अ शो. एंड आई थिंक चंडीगढ़ में भी उनका शो होने वाला है, महफिल. तो बहुत खुशी होती है इस तरीके के लोगों के साथ जो हम जुड़े रहे. कहीं ना कहीं हमने कोशिश की और उनको प्लेटफॉर्म मिला. तो राइट. सो मॉल में ना बहुत सारे ब्रांड्स का कोलैबोरेशन मतलब में काम करते हैं. कोई छोटा ब्रांड है, कोई बड़ा ब्रांड है, इतने लोग होते हैं, बड़ा कुछ होता है, राइट. सो हाउ यू मेंटेन दी हार्मनी टोटल. जैसे ना इतना हमें तो स्मूथ ही लग रहा होता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली द मॉल इज मैनेजिंग सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट. सो ओवरऑल अगर हम 3 पॉइंटर्स करें, ठीक है, तो एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मॉल, जैसे आपने पहले बताया कि डेडिकेटेड टीम, ठीक है, तो ये हम एक लगाते हैं. और 2 कौन से फैक्टर हैं कि जो मॉल को इतना स्मूथ फंक्शनिंग में हमें नहीं पता चलता कि इसमें क्या फ्लॉज है. अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना काम करते हैं. मैं मार्केटिंग की बात करूं तो इतने सारे ब्रांड्स को मैनेज करने का तरीका ये है कि आप कैटेगराइज कर दीजिए. डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी का अपना, एक कैटेगरी में जैसे अपैरल हो गया तो अपैरल में कई सारे ब्रांड्स होंगे, उसमें उनकी जरूर अलग अलग पोजीशनिंग हो सकती है. बट जब आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप अपैरल कैटेगरी और आपका जो कैलेंडर है वो प्री प्लान्ड होना चाहिए. तो जब आप प्री प्लान्ड कैलेंडर पे काम करते हो तो आपको पता होता है कि आप कहाँ जाने वाले हो. It's like goal setting, and then you are promoting the categories, and then you have the analysis of non-performing brands also within that category. Then you focus, divert your complete focus to promote them or support them. So that's how the harmony can be created. आपने, मुझे याद है, एनुअल इवेंट भी कराते थे, ठीक है, तो एनुअल इवेंट कराते थे, पूरे मॉल का स्टाफ होता था. करेक्ट. तो क्वेश्चन ये है कि मुझे क्यों चीफ गेस्ट बुलाया आपने? मैं तो खुद मॉल में काम करती थी, ठीक है, मुझे चीफ गेस्ट क्यों बुलाया आपने, ये मेरा सवाल है. आपने मेरे ख्याल से छोड़ने के बाद वो अचीव कर लिया था कि आपको चीफ गेस्ट बुलाया जा सकता है. तो हर किसी को मैंने एग्जांपल देती हूँ, ये और बहुत बड़ी बात है कि द पर्सन का रीजन भी ये था कि जैसे मैंने बताया कि हमने क्यों बाहर से चीफ गेस्ट बुलाना है. अगर हमारे बीच ही कोई ऐसा है जिसने कुछ अचीव किया है लाइफ में, तो हम उसको क्यों ना रिकॉग्नाइज करें, उसको क्यों ना वो दर्जा दे. हम दूसरे बाहर क्यों ढूंढने जाएं किसी को. तो अमृतसर में बहुत सारे लोग थे जिनको हम रेगुलर बुलाते थे. और वडाली साहब जैसे उन दोनों भाई, छोटे वाले भाई साहब के साथ तो अब नहीं रहे, जहां भी होंगे बहुत खुश हों. बट बहुत अच्छा एक रैपो था, बहुत अच्छा उनके साथ तो उनका रियाज सुना है मैंने उनके रूम में बैठ के. तो इस तरीके के लोग जो हमारे अपने बीच से निकले हैं उनको ही बुलाना ठीक रहता है, मुझे लगता है. डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी करेजियस डिसीजन मेकिंग है. हम एमपी को बुला सकते हैं, एमएलए को बुला सकते हैं. मुझे ये क्वेश्चन हुआ था जरूर, बट मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा ऑथेंटिसिटी. और बुलाने के लिए तो आप एमपी को बुलाओगे, किसी भी एमपी को बुला लो, वो उनका इंटरेस्ट भी है, फोटो खींचेंगे, प्रमोशन होगा. मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बीच से लोग निकले हैं और कुछ अचीव किया है उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. राइट. सो that was a proud moment for me. मुझे बहुत अच्छा लगा कि I was working in the same mall. तब मैं फर्स्ट जॉब में अराउंड 25,000 कमा रही थी, सेकंड में 50-60,000 कमा रही थी. उसी में तो बहुत सारे जो मॉल में लोग काम कर रहे होते हैं, हजारों लोग. बट मनदीप, फिलैंथ्रोपी पे जो आपने काम किया वहां से निकलने के बाद, मुझे याद है हम लोग डिस्कस करते थे और यू सेड कि सर एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम हमने पकड़ना है CSR में भी. तो आपकी सोच ने मुझे प्रभावित किया कि आप चाहते हो कि कुछ कर रहे हैं हम, पैसा कमाने के साथ साथ हम समाज को वापस भी कुछ दें. और मैं भी उसी सोच का हूँ. हमने कितने इनिशिएटिव्स लिए, कितना काम किया. और हमने मेरे ख्याल से डिस्कशन के बाद देन यू चोज
द बस का जो डिसीजन हुआ था आपका, स्कूल इन द बस, यस, कहीं ना कहीं सोच मैच करती थी और मुझे अच्छा लगता था कि somebody is actually trying, जो आपसे बन पड़ता है वो समाज के लिए आप करना चाहते हो, and that was the main reason I Yep. So Alpha One जैसे मेरा भी मार्केटिंग रहा है, अल्फा वन में हम रहे हैं, so watching so many things, you know, it was a learning for me also. तो वापस उसी बात पे आ रही हूँ कि I was also one among those कि जो मॉल में काम कर रहे हैं, मॉल में हजारों बच्चे काम कर रहे थे, एंड व्हेन आई वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट फॉर एनुअल इवेंट ऑफ द मॉल, तो सबको ये फील हुआ कि हमारे बीच वाला बंदा है। मुझे लगता है कि मुझे 90% मॉल के लोग आज तब जानने लग गए उस इवेंट के बाद, एंड वो बड़ी अच्छी एक मेरी पहचान होगी कि अल्फा वन में भी जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग फटाफट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, एंड दे रिलेट मी विद देम कि हम भी किसी आउटलेट में काम कर रहे थे एंड यही बंदा हमारा चीफ गेस्ट बन के आया है, एंड एवरीबॉडी गेट्स मोटिवेटेड कि हम जिंदगी में और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो इट वाज अ ग्रेट एग्जांपल। आई मेट समबडी एलांते में, वो अभी अच्छी पोजीशन पे है, वो हमारे ब्लैकबेरी स्टोर में काम करते हैं। हाँ, और उन्होंने एलांते में मुझे देखा, वो पीछे से दौड़ते हुए आए। बहुत हैं इसमें भी, स्टीव मेडन में मैं गई थी उस दिन, वो वहां पे भी लड़का कह रहा था कि मैं, तो वो पीछे से आए और सर मैंने नहीं पहचाना, बहुत साल हो गए। देन ही टोल्ड मी कि सर मैं ब्लैकबेरी स्टोर में था और मैंने आपको देखा, बहुत खुशी हुई, मैं सोचा आपसे मिलना जरूरी है, तो इसलिए मैंने पीछे से आवाज दी, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने बोला मैं बहुत प्राउड हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया, वो भी साइड एंगल या पीछे से देख के। और जब आपको 7-8-10 साल बाद लोग इस तरीके से मिलते हैं और आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, अच्छा लगता है कि ठीक है आपने कुछ काम किया है लोगों के साथ। सो मॉल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट अ डे जॉब, इट्स मोर ऑफ अ नाइट जॉब, क्योंकि आपने वो विजुअल मर्केंडाइजिंग, वो सारा जो डेकोर है वो रात को तैयार होता है। सो लाइक हाउ डिड यू मैनेज? मतलब इट्स अ टफ जॉब, शायद इसीलिए हर कोई भी इसको ज्वाइन नहीं करता। इट्स नॉट अ डे जॉब कि दिन में 9 से 6 कर गए और चलो जी, रात को ज्यादा टेंशन होती है कि सुबह पता नहीं क्या बना होगा मॉल का। ठीक है, सो मेजर चैलेंज जो होता है वो सिर्फ आपका अपना लाइफस्टाइल नहीं है, आपका अपना जो बॉडी क्लॉक है वो चेंज नहीं होता है, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे वेंडर्स हैं, उनको भी एक कंडीशनिंग करनी होती है कि वो रात में काम करें। बहुत टफ था शुरू में, बट अभी लोगों को आदत पड़ गई है। बहुत सारे मॉल्स खुल गए हैं, मॉल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है और यंगस्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और बहुत अपॉर्चुनिटी, मैं फैक्ट्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ, $1.6 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। By 2030, the mall industry will be $1.6 trillion economy in India, which is huge, and this is going to be a growth driver for the overall economy of India. Right. So mall industry is growing. रीट के आ जाने से, जैसे मैंने अभी रीट के बारे में बात की, रीट के आ जाने से और ज्यादा सहूलियत मिलेगी, फंड्स जब ज्यादा होंगे, डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे होंगे। जहाँ तक एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की बात अगर की जाए, तो जब मॉल्स अच्छा कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली मार्केटिंग पे अच्छा पैसा खर्चा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मॉल जब खुलता है तो कम से कम 1000, 1200, 1500 लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है मिनिमम। छोटा मॉल, बड़े मॉल में 4-5 हजार की तादाद में भी लोग काम करते हैं। तो अवनीश सर ना एक चीज पे बहुत फोकस करते हैं, करना चाह रहे हैं काफी देर से, जब से हमने शुरू किया है। सो आई एम अबाउट टू कम ऑन दैट, जो नॉर्मली इट्स मोर अबाउट द एक्सपीरियंस। सो अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि हाउ डू वी फील फ्रॉम A to Z व्हेन वी विजिट समवेयर, है ना? देयर आर मेनी टाइम्स कि वी पे मोर जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, कि हमारा जो हमने फील किया ना वो बहुत अच्छा है। So he focuses a lot on this experiential marketing. पहले तो इसका मुझे बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कैसे बोलना है। So experiential marketing के बारे में हम बात करेंगे, which is related to customer, जो कि एक शॉप करने नहीं आ रहा। इनका कहना है कि कस्टमर सिर्फ शॉप करने नहीं आता कि मैंने पैसे खर्चने। पहले ऐसे सोचते थे कि हमने 5000 की शर्ट लेनी तो हम मॉल जाते, और मुझे सर आज भी याद है
बहुत लोग मॉल नहीं जाते, उनको यही लगता है कि पैसे तो है नहीं तो इतने बड़े ब्रांड्स हमने खरीदना कैसा है। सो वहां पे ये वर्ड बड़ा अच्छा फिट होता है कि हम उनको एक्सपीरियंस भी साथ में दे रहे हैं, जो कि वो बिना कुछ दिए ही एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं। आपने ये वर्ड निकाला कि एग्जिस्ट करता है? नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, मैंने कहा शायद आपने ही निकाला मैं ये। सोच रहा हूँ बुक लिखने का, अभी मैंने लिखी नहीं है। ठीक है। एक्सपेरिएंशियल मार्केटिंग रादर अभी ज्यादा चलन में रिसेंटली आया है, 2-4-5 सालों से। लोग इवेंट बोलते थे या मॉल मार्केटिंग बोलते। मॉल मार्केटिंग में भी अगर आप देखोगे तो कोई बुक या लिटरेचर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में से 3-4 बुक्स जो हैं जो मॉल मार्केटिंग के ऊपर बात करती हैं या मॉल ओवरऑल मॉल के ऊपर बात करती है। मॉल मैकेनिक्स एक सुशील डूंगरवाल जी की बुक है। ही इज़ अ वेटरन इन मॉल इंडस्ट्री फ्रॉम इंडिया। तो ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग बेसिकली धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी लोगों को सुनाई दे रही है, लोग समझ रहे हैं। हर एक चीज़, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक स्टेप पे किस तरीके का एक्सपीरियंस आप दे रहे हो। तो मेजर जो दिखता है वो है डेकोर। मॉल में डेकोर किस तरीके का हुआ है, फेस्टिव डेकोर किस तरीके के हुए हैं। विजुअल मर्चेंडाइजिंग की अगर हम बात करें तो जो विंडो है, शॉप की विंडो है, वो अट्रैक्ट करती है कि अंदर जाना है या नहीं जाना है। वो फर्स्ट स्टेप है मोटिवेट करने का कस्टमर को कि वो